वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का फुल रिविजन्स और साथ ही साथ 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना खास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग फुल रिविजन्स भी करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हुए और एग्जामिनेशन का तैयारी भी करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आखिर ये 50 क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देख सकते हो बच्चा, तो लिखा हुआ है यहाँ पे राइट टू इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता है सिर्फ दो ही इंपोर्टेंट जो है ना नहीं होता है मैनेजमेंट का। अगर मैं इसके बारे में सिर्फ दो ही अगर फिलहाल बात कर लूं तो बोला गया प्लानिंग। पहली बात क्या होता है प्लानिंग। प्लानिंग से क्या होता है हम लोग जो एक अगर कहा जाए मैनेजमेंट के लिए एक गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, गोल सेट हो जाता है, उसको अचीव करने के लिए पूरे तरीके से फुल प्लानिंग के साथ वो अपना काम करता है। दूसरी बात बोला गया उस काम करने के लिए बोला गया मॉनिटरिंग भी करना होगा। ठीक है, सो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग गोल्स आर मेट व्हिच आर वर्क टुगेदर टू गाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट टू अचीविंग देम इफेक्टिवली। मतलब जो भी उद्देश्य होगा उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पूरे तरीके से किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो महत्वपूर्ण कार्य प्रबंध का क्या है। तो आप यहाँ बोल सकते हो नियंत्रण होगा। ठीक है ना, पहली बात अगर कहें तो यह दूसरा होगा नियंत्रण और पहला क्या होगा नियोजन। कम से कम इतना लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया एक्सप्लेन द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक बोला गया लिखने के लिए। तो सबसे पहला बोला गया प्लानिंग कोई भी हो हमेशा ध्यान रखना है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे अचीव करने में अच्छे तरीके से दिमागो लगा सकते हो दिमाग को। सो गुड्स प्लानिंग बोला यहाँ पे गुड प्लानिंग इज अ फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। जो भी कोई खास मकसद होगा उद्देश्य होगा उसको हम लोग प्लानिंग से पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब ये हर एक जगह पे वो एक तरीके से काम कर सके। इट कवर्स all aspect of fact and factors related to the task of project। कोई भी प्रोजेक्ट हो बच्चों तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ बिजनेस के लिए प्लानिंग किया जाए। ऐसा होता है जो हम लोग को स्टडी किस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि 2026 के एग्जामिनेशन एकदम से स्मूथली और अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाए। ठीक है, क्योंकि गोल क्या है 12th क्लास को अच्छे मार्क्स से पास करना। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव जरूरी नहीं बिजनेस में ही होना चाहिए, हर एक जगह पे यूज कर सकते हो। तीसरी बात फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा प्लानिंग कैसा होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी पे काम करेंगे, प्लान बी नहीं काम करा तो प्लान सी पे काम करेंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल प्लान ये नहीं पूरे तरीके से एकदम फिक्स कर दिए, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब हम जब चाहे उसके हिसाब से अपना कंट्रोल उस पर करके उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, सो इट अलाउ फॉर एडजस्टमेंट एंड चेंज एज सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व। तो ऐसा कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेज है जिसमें जहां पे लगे हाँ इसको अगर बदलने से ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वैसे वाले प्लान बनाना चाहिए। जरूरी ज्यादा फिक्स कर दिए रिग्ड हो गए नहीं यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ साथ यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग में आ सकता है कि नहीं है। तो ये रहा दो क्वेश्चंस और यहाँ पे आपने देखा सबसे पहला मैनेजमेंट का दो कार्य और उसके प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात मैंने बोला। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी का मतलब होता है जब कोई भी अगर किसी को जिम्मेदारी दिया जाए, ठीक है, ऑर्डर दिया जाए, द पावर एंड राइट टू गिव ऑर्डर एंड मेक अदर्स ओबे। बात तो सही है, अगर मेरे पास इतना पावर है, ठीक है ना, मेरे पास ये अथॉरिटी है या राइट है जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब हम एक जो होंगे वो क्या हो गया ऑथेंटिक पर्सन होंगे। ठीक है ना, इसी वजह से इसको बोल सकते हैं अथॉरिटी। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 नेम ऑफ एनी टू स्टेप ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के दो अगर बातें करें यहाँ पे जो टू की स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस आर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले क्या करना होता है स्टाफिंग के लिए रिक्रूटमेंट करना बहुत जरूरी है। अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट, सबसे पहली बात ये रिक्रूटमेंट करो, भर्ती करो और उसके बाद उसमें से वन ऑफ द बेस्ट अगर जो होगा उसके बाद उसको क्या करो सिलेक्शंस करो। ठीक है, तो सिलेक्शंस चूज द बेस्ट सुटेड एप्लीकेंट फ्रॉम द
पूल, तो जो भी अच्छा लगेगा उसके हिसाब से। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है। बच्चा इतना समझ जाओ, मैं यहाँ पे हिंदी में ही समझा रहा हूँ, है ना। तो अगर आप सही में अगर लगता है जब पढ़ने वक्त के हिसाब से अगर वीडियो देख रहे हो, तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी बात यहाँ पे, बाकी बात बच्चों को तो समझ में आ जाना चाहिए। जरूरी ये नहीं सर इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर लिखा हुआ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने बताया तो दो जो स्टेप्स बोला गया स्टाफिंग का, वो पहला स्टेप होता है, स्तर होता है रिक्रूटमेंट करना, और दूसरा स्टेप क्या होता है सिलेक्शन करना। अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें से जो भी पोटेंशियल वो वैकेंसी होगा उसके हिसाब से फॉर्म भरेगा। दूसरी बात, अगर हमको उसमें से वन ऑफ द बेस्ट अगर जो करना होगा, चूज करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं सिलेक्शन, ठीक है। ये बात रहा आपका 4th नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के यहाँ पे दो खास अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है। देखो वैसे तो एक फाइनेंशियल्स हो सकता है, ठीक है ना, एक हो सकता है इनकरेज, ठीक है ना, मतलब नॉन फाइनेंशियल्स। मोटिवेशंस अगर बिजनेस में कहा जाए, अगर कोई बंदा अगर काम सही तरीके से अगर नहीं कर रहा है, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट कर देना, जिससे क्या उसके काम जो वर्क है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब कम से कम रिलायबल हो जाना चाहिए, जहां से लगे हाँ मुझे काम की एफिशिएंसी पहले कम था अब ज्यादा हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है, So two characteristic of motivations are that is goal oriented या goal directed होना चाहिए, meaning it pushes an individuals towards a specific aim या need and involves intensity। मतलब ये अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम जैसे आजकल तो टीम वर्क मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे MLM मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होता है, इसमें एक ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं सबको मोटिवेट करके रखता है, और वो एक के बाद एक को जोड़ने का काम और मार्केटिंग करने का काम करता है कि नहीं, जिससे उसका क्या होता है डाउनफॉल नहीं होता, वो इंकरेज करके साहस करके और ये कह सकते हैं मोटिवेशन और पूरे तरीके से आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करने के लिए आगे बढ़ता है, और जो भी उसको टास्क दिया जाता है वो पूरा करता है कि नहीं। तो मोटिवेशन एक ऐसा चीजें हैं अगर वो लग जाए, खासकर अगर कहा जाए बच्चों जो सेल्फ से खुद से बड़ी कोई मोटिवेशन होता ही नहीं। अपने अंदर झांक के देखो, आपको आप खुद से खुद पता चल जाएगा आप कौन है, ठीक है ना, आप क्या करना चाहते हो और क्यों पढ़ाई कर रहे हो, सबका जवाब मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दर दर के भटकते रहते हैं और वो अपने प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं आखिर में लाइफ में क्या करूं। ऐसा भैया आपसे बढ़ के कोई खुद जवाब दे ही नहीं सकता है ना कि नहीं। तो आप इसके विचार कीजिएगा। बाकी बात यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें तो गोल ओरिएंटेड जो भी होगा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पुशअप करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट बात है परसिस्टेंसी, रिफरिंग to the vigor and the duration of effort put into the achieving that goal and stemming from the internal enjoyment और external rewards factor। ऐसे भी होना, रिवॉर्ड भी देना चाहिए। अगर मोटिवेशन है सिर्फ कहने से नहीं होगा, रिवॉर्ड दो, उसके प्रमोशंस कराओ, ठीक है ना, उसको गिफ्ट दो, उसके अगर प्रमोशंस के साथ बात हो ही गया, उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल्स भी अगर कहा जाए उसको हेल्प करो, तो जिससे क्या होगा रिवॉर्ड का मतलब वही आ जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा वो अपने आप को मोटिवेटेड समझेगा और आपकी बिजनेस का आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे तरीके से वो काम करेगा। इसीलिए कंपनी लोग जितने भी इंप्लॉय होते हैं उसको क्या करता है प्रमोशन देता है, गिफ्ट देता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे काम जो है ना कंपनी लोग इंप्लॉय के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी नहीं करता। चलो बच्चा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया स्टेट एनी टू बैरियर टू कम्युनिकेशंस। बैरियर का मतलब क्या होता है रुकावट। अगर बिजनेस में अगर बातें करें ये तो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ अगर कहा जाए आजकल के जो कम्युनिकेशंस जो गैप है ना बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो गया, ठीक है ना। अब जो छोटे आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने से बड़ों के साथ जो है ना कम्युनिकेशंस गैप इतना ज्यादा बढ़ा लिया है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे लगता है बहुत ज्यादा ही अंतर, मतलब बहुत पुराने तरीके से तो बिल्कुल नहीं है ना। आजकल अगर देखा जाए सबके हाथ में क्या है मोबाइल फोन है, और देखते हैं तो हम लोग जो फैमिली के साथ जो है ना गेट टुगेदर होता है उसमें भी अपना मोबाइल चलाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन गैप क्या है बहुत ही ज्यादा। और फिर बच्चों लोग क्या करते हैं कुछ अगर अनहोनी अगर कर लेते हैं फिर बोलते हैं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे बेटी ऐसी नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो कम्युनिकेशंस का जो गैपिंग है या कम्युनिकेशंस का जो बैरियर है रुकावट है,
काम के लिए, बिजनेस के लिए, तो पहली बात बोला गया टू कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशंस आर फिजिकल बैरियर लाइक नॉइज, डिस्टेंस। ठीक है, एक तो हुआ फिजिकल, मतलब ज्यादा दूरी होने की वजह से सही तरीके से बिजनेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक तो ये बात समझ में आता है। दूसरी तरीके यहाँ बोला गया साइकोलॉजी प्रोसेस के हिसाब से साइकोलॉजी बैरियर्स सच एज इमोशनल स्टेट, एंगर, फियर, लैक ऑफ अटेंशन, ट्रस्ट which prevent message from the being clearly and received and understood। मतलब आजकल अगर देखा जाए जो कम्युनिकेशंस का जो सबसे बड़ा गैप यहाँ पे दिया गया है वो है इमोशनली। ठीक है ना, इमोशनल किसी के साथ अगर ब्लैकमेल अगर किया जाता है ना तो वहां पे कम्युनिकेशंस जो होना चाहिए वो हो के नहीं दूसरा कम्युनिकेशंस हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आजकल अटेंशन, ट्रस्ट बिल्कुल जीरो हो चुका है लगभग में, अगर कहा जाए 90% तो खत्म हो चुके हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट के काबिल हैं, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सही तरीके से कर पाते हैं। नहीं तो आजकल कोई मैसेज के हिसाब से या कोई ऐसा टेलीफोन के हिसाब से कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है जब तक उसको आंखों देखा हाल ना समझ में आए। मतलब ये बच्चा बिजनेस के लिए यहाँ पे जो दो बातें कम्युनिकेशन दिया गया बैरियर, वो दिया गया फिजिकल बैरियर दिया है, दूसरा बोला गया साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हम कह सकते हैं इमोशनल स्टेट्स, एंगर, फियर, लैक ऑफ अटेंशन, ट्रस्ट, ये सब चीज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? जॉब आप एक के बदले दूसरे, दूसरे के बदले तीसरे, या तो प्रमोशंस के लिए काम करो। आप ये नहीं जब आप पहले कुछ और काम कर रहे थे, कुछ और आप काम कर रहे हैं, एक ही काम को अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग कंपनियां के हिसाब से या प्रमोशन के हिसाब से आप रोटेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब रोटेशन ट्रेनिंग इज टू बी डेवलप वर्सेटाइल स्किल एम्प्लॉय। जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को स्किल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, नॉलेजेबल हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। क्या चीज करने से? जॉब रोटेशंस करने से। ठीक है, so employ by exposing them and to various roles and broadening and their understanding to the of the organizations, reducing monotony, enhancing the engagement and leading to a better performance and innovations, creating flexible workforce ready for different challenge and key पोजीशंस। मतलब यहाँ पे साफ साफ देखा जाता है जो उद्देश्य मेन जो है ना जॉब रोटेशंस का, वो बोला गया सबसे पहली बात स्किल्ड एम्प्लॉय हो जाता है, दूसरी बात ये बेटर परफॉर्मेंस करता है, इनोवेशंस के उसके पास अगर कहा जाए अलग अलग तरीके के इनोवेशंस आइडिया आते हैं, फिर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, और साथ ही साथ अगर फ्यूचर्स में किसी प्रकार का अगर चैलेंजेज आता है तो वो उसको स्वीकार कर सकता है। ठीक है ना, मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो जॉब को कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जॉब रोटेशंस। तो जॉब रोटेशन से फायदा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही जॉब को पूरे लाइफ जो है ना बिता देते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको हर एक 10 साल के हिसाब से या हर एक 5 साल के हिसाब से कम 5 साल के हिसाब से आप जॉब को रोटेट कर लो। ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाओ, लेकिन आप अपने तरीके से या तो जॉब जो कर रहे हो उसके हिसाब से अलग जॉब भी कर सकते हो, अगर सेम अगर जो जॉब पोजीशंस है, कहने मतलब आप जो चीज करना चाह रहे हो या कर रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है ना, उसके हिसाब से अलग अलग कंपनियां अगर करते हो तो अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसी होता है, जिससे आपको स्किल या आप कह सकते हैं सबका काम करने का तरीका आपको सीख मिलेगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 8 नंबर, Who said leaders are born not made? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम बस याद रखना है। वैंसी लैम्बॉर्डी सेड जो है ना, कहा गया था लीडर्स आर born not made। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? ये तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पे आप लोग बातें बताना जो ये आखिर ये कब एस्टेब्लिश किया गया, इसका हेड ब्रांच कहाँ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट से क्या समझते? मनी मार्केट बोला गया द ट्रेड इन शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट हमेशा ध्यान रखना बच्चा, किस पे काम करता है? शॉर्ट टर्म लोन पे। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन जो होगा वो हमेशा मनी मार्केट के बीच में काम करता है, जिसमें बातें बोला गया है द ट्रेड इन शॉर्ट टर्म लोन बिटवीन बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी को कहते हैं मनी मार्केट। जो शॉर्ट टर्म में विद इन द 1 ईयर अगर मान लीजिए कोई अगर लोन अगर दे रहा है तो आप उसको शॉर्ट टर्म में मान सकते हो, और जब वो शॉर्ट टर्म में अगर है तो इतना समझ जाओ बच्चा वो एक तरीके से मनी मार्केट में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th नंबर,
11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के यहाँ पे दो विशेषता खास कर देखा जाए। पहली बात बोला गया इट इज ए मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ध्यान दें, प्राइमरी मार्केट में एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज होगा वही जो पहले से होगा वही जो है ना परचेज या सेल किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस, इट इज लोकेटेड एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, और वो एक ही जगह से जो है खरीद बिक्री होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दो फीचर्स दिया गया सेकेंडरी मार्केट का, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मार्केट हमेशा ध्यान रखना है परचेज एंड जो सेल करेंगे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और दूसरी बात जो परचेज और सेलिंग हो रहा है जिस सिक्योरिटीज का वो हमेशा एक खास जगह पे ही होना चाहिए। ये होगा आपका विशेषता सेकेंडरी मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर तरफ चलें तो बोला गया यहाँ पे डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस, क्लब एक्सेट्रा। ध्यान से समझो बच्चा, बोला गया यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को मिलके किसी खास मकसद के लिए जब तैयार किया जाता है, किसी खास गोल को अचीव करने के लिए, तो वही तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जिसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही छत के नीचे किसी खास मकसद के लिए अगर काम करे वो भी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस, क्लब एक्सेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पार्टिकुलर एम। पार्टिकुलर एम, कुछ खास मकसद को अचीव करने के लिए ही हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार किए जाते, बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट एनी टू फोर फंक्शंस ऑफ एनी फोर फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखो बच्चा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा उसका जो काम है, उसका जो फंक्शन है, सबसे पहली बात ये टू डिसाइड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संगठन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लंबा सोच रखना, जिससे जो गोल है कंपनी की, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, मिशन है, वो पूरा हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसके पास रहेगा, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होगा उसके पास, ठीक है। पहली बात ये हुआ। दूसरी बात a frame plans and policy to achieve the set of objective। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होता है वो फ्रेम करता है, पॉलिसी बनाता है, ठीक है ना। जो आखिर मुझे किस तरीके से अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो दूसरी बात समझ में आ गया, जो पॉलिसी बनाएगा और फ्रेम करेगा प्लान का। तीसरी बात टू ऑब्जर्व दैट पॉलिसी आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। देखिए सिर्फ पॉलिसी बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो से कितना आपने क्वेश्चंस को देखा, समझा, मेरे बातों को अगर उस पर अगर ध्यान दोगे ना, तब इतना गारंटी कहते हैं याद, क्या कहते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होगा। याद अगर कहा जाए रट के, वो बिल्कुल नहीं, बस समझ के करो। आपको अपने दिमाग से एग्जाम में आप अपने नॉलेज से लिखो, अपने ऑन राइटिंग के हिसाब से, ऑन के हिसाब से, ठीक है, जवाब लिखो तो फुल भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो कोई चीज को हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन उसको जो है ना सही तरीके से, सही समय पे हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, काम में नहीं लाते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो पॉलिसी तो बना दिया, ठीक है ना। तो पॉलिसी में पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना, कैसे उस पर काम किया जाए, ये भी जो है ना किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट बात है बच्चा, साथ साथ बोला गया ऑब्जर्व करना भी पॉलिसी का काम है। और चौथी बात बोला गया टू क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को है ना सही तरीके से क्रिएट करना, उसको डेवलप करना, उसके पोजीशंस के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखना किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर क्या कह रहे हैं बच्चों, बोला गया व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। देखिए सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ जहां पे गवर्नमेंट काम कोई नहीं कर रहा है, पब्लिकली अगर बात कहा जाए कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ पे इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट खासकर कंट्रोल तो कर रहा है लेकिन एक लाइसेंस के रूप में, लेकिन काम जो कर रहा है बंदा जो भी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्राइवेट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर ये कहता हूं जो मैं यूट्यूब चला रहा हूं, ठीक है ना, यूट्यूब पे मैं अपना चैनल पे पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये हुआ ये मेरा प्राइवेटाइजेशन हुआ। लेकिन इस पे अगर बातें करें तो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी पूरे तरीके से बना हुआ, कंट्रोलिंग है दूसरे लोगों का जो कि हमको देख रहे सारे चीज को। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां जो प्राइवेट काम तो कर रहा है लेकिन
उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ लाइसेंस लेना, पॉलिसी जो फॉर्म किया है गवर्नमेंट उसके हिसाब से उसको रेगुलेट करना है कि नहीं। तो वही हुआ। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, जो प्राइवेटाइजेशन से मीन्स ट्रांसफरिंग ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो सर्विस या प्रॉपर्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी। अगर मान लीजिए 50-50% अगर शेयर्स हैं तब तो भाई कोई मालिक नहीं, दोनों मालिक, कोई मालिक नहीं मतलब दोनों मालिक हैं। और वही अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसे कंपनी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक का है 49% और दूसरा का है 51%, इसका मतलब ये हुआ ये ऑनर माना जाएगा, ये मालिक। मालिक कहने मतलब क्या, इसके पास ज्यादा राइट्स है, कुछ भी चीज को चेंज करने के लिए, बोलने के लिए इसके पास कम राइट्स है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए इतना शेयर्स अगर प्राइवेट वाले कंपनी के साथ है और इतना शेयर्स 51% अगर गवर्नमेंट के पास है, तो ये कंपनियां प्राइवेटाइजेशन में नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा। अब इसी का ठीक उल्टा सोच सकते हो, अगर मान लो इतना % शेयर अगर प्राइवेट कंपनियों के पास है और 49% अगर गवर्नमेंट कंपनी के पास है, इसका मतलब ये हुआ अब जो कंपनी है वो पूरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये बातें होता है, कंट्रोलिंग ये सब चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला गया है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो सबको बनने की ख्वाहिश है ना। तो मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। अगर भाई बिजनेसमैन बनना है जो पहले से जो चलते आ रहा है, वैसे अगर ऑटोक्रेसी वाले या पहले वाले आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर चलोगे ना, तो अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कुछ हटके, ठीक है ना, मार्केट में ऐसा लाना पड़ेगा जिससे क्या कहते हैं, पब्लिक को यूनिक लगे, सेटिस्फाइड मिले, ठीक है ना, और उसकी डिमांड ज्यादा हो, कंपनी चल पड़ेगी। तो ऐसा कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचो यार, ठीक है। तो यहाँ पे तभी बन सकते हो एंटरप्रेन्योर। तो बोला यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस। देखो न्यू बिजनेस की बातें चल रहा है, न्यू बिजनेस, ये नहीं जब पहले से चल रहा है सर मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, तो क्या चीज करना है भैया, तो हमको एक दुकान डालना है, हमको एक फैक्ट्री डालना है भैया। वो सबसे पहले, अब बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ फैक्ट्री डालो, इंडस्ट्री डालो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों को नया लगे, है ना। तो न्यू बिजनेस जो करेगा, न्यू बिजनेस आइडिया रहेगा और उसके हिसाब से अपने आप को, प्रॉफिट को क्रिएट कर पाएगा, वही होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज इको मार्क स्कीम। तो इको मार्क स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड एन स्कीम फॉर लेबलिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली। लेबल किया जाता है कोई चीज के लिए, ठीक है, लेबलिंग। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिए, उस पर लेबल लिखा रहता है ना, कितना क्या कंपोजिशन है, कहाँ से प्रोडक्ट बना है नहीं बना है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चीजें हैं जो प्रोडक्ट टू द नो इको मार्क। इको मार्क इज बोला गया इशू बाय द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स BIC के द्वारा दिया जाता है, और एज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन होता है ताकि वो प्रोडक्ट सही तरीके से चल सके मार्केट में, क्योंकि उसको एक इको मार्क स्कीम मतलब इको फ्रेंडली, जहां पे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री अगर चल रहा है तो इको मार्क स्कीम के तहत BIC की तरह इको मार्क इशू कराना पड़ेगा, और उसके बाद इकोलॉजी सेफ रहे, एनवायरनमेंट सेफ रहे, ठीक है ना, उसके हिसाब से काम। जैसे बहुत सारे मान लीजिए फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो वो इको फ्रेंडली थोड़ी हुआ, उसको बंद कराओ ना। उसके हिसाब से BIC की अगर बातें करें, जो इको मार्क स्कीम है उसके तहत आप पूरे तरीके से लाइसेंस लो, ठीक है ना, अप्रूव कराओ, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविजन पे, रेडियो प्रोग्राम पे, डायरेक्ट मेल, बिलबोर्ड, पोस्टर, ट्रांजिट एडवर्टाइज, मिसलेनियस मीडिया पे करते हैं। और आजकल क्या चीज पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है आजकल ग्रेटर अटेंशन मिलता है टू प्रोडक्ट एंड काउजेज। बात समझ में आ गया। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक तरीके से अगर अकाउंटेंसी के हिसाब से अगर देखें तो ये एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर में आता है, जो बार बार आपको प्रॉफिट करने की बातें कहेगा। क्या है ना, ये एक बार अगर एडवर्टाइजमेंट अगर कराए, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, आप ये कराए तो हमको प्रॉफिट कहीं ना कहीं कभी न कभी मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मतलब जस्ट प्रचार प्रसार को हम लोग बोल सकते हैं, चाहे वो डिजिटल के हिसाब से हो या फिजिकल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क।
बच्चा यही आजकल के जो बिजनेसमैन होते हैं वो खासकर सोचते हैं मेरा भी कोई ब्रांड होगा, मेरा भी ट्रेडमार्क होगा, जिससे मैं पूरे तरीके से बिजनेस में छाया हुआ रहूंगा और मेरा बिजनेस ग्रो करते रहेगा, है कि नहीं है। द फ्लोइंग आर टू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। फर्स्ट बोला गया रजिस्ट्रेशन। अब इसके डिफरेंस की अगर बातें कहा जाए तो टू डिफरेंस बोला गया ब्रांड और ट्रेडमार्क बनाने के लिए। तो देखो पहली बात, अगर आपको ब्रांड अगर बनाने हैं तो ब्रांड बनाने के लिए आपका अपना खुद की कोई कंपनी आपको बनाने पड़ेगी, है ना। चाहे आप कोई भी बिजनेस करता हो, उस बिजनेस का पहले नाम रखो, है ना, और उस नाम ऐसा रखो जो कोई उसका कॉपी ना कर सके, है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रांड। सो ब्रांड इज अ वर्ड, नेम, मार्क, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, but when the same words, name, mark, designs, combinations is registered under the law become the trademark। जो लॉ के हिसाब से होगा, रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो पहले कोई भी चीज को करने के लिए, बिजनेस में ब्रांड बनाने के लिए पहले आपको एक नाम सोचना पड़ेगा। नाम हमेशा बिजनेस जब स्टार्ट करो बहुत छोटा नाम रखो, यूनिक रखो, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, लोगों को तुरंत जुबान पे आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है। यूनिकनेस कंपनी का नाम अगर होता है तो कंपनी अच्छे तरीके से खास अगर कहें तो लोगों के नजर में आ जाता है। इसीलिए तो नाम, अगर बिजनेस अगर आपको ब्रांड बनाने हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया वर्ड, नेम, मार्क, ये सब है ना अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। दूसरी बात बोला कि कॉपी, सब ब्रांड कैन बी इमिटेटेड अदर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस एज ए रिजल्ट व्हिच हैज नो लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट देम, बट बोला ऑक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज हु आर इमिटेट द ट्रेडमार्क एंड डैमेजेस कैन आल्सो बी रिकवर फ्रॉम देम। कहने मतलब ये हुआ, अगर आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो और अपने हिसाब से ट्रेडमार्क कुछ भी बना लिया, ठीक है ना, ट्रेडमार्क बना लिया, आप ट्रेडमार्क मान लो अगर ये बना लिए और आपने इसका कॉपीराइट अगर नहीं लिया तो कोई भी कर सकता है। आप कॉपीराइट ले लो, आपका कोई भी कॉपी नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो सीधा उस पर केस फाइल कर दो, ठीक है ना। तो यही होता है ट्रेडमार्क, यही होता है ब्रांड। तो ब्रांड का डुप्लीकेशन भी अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, भैया हमने तो ये ब्रांड बनाया था, ठीक है ना, आप इसके नाम पे क्यों जो है डुप्लीकेशन की बातें कर रहे हो या बना रहे हो। चाहे ट्रेडमार्क की बात करें, जैसे मान लो रीबॉक कहता है ना जूता है, तो ऐसे करके कुछ साइन होता है, ये इसका ट्रेडमार्क हुआ, है ना। तो अब शाहरुख खान का कुछ इस तरीके से होता है, मुझे नहीं करने आता, लेकिन शाहरुख खान कुछ इस तरीके से होता है तो उसका ट्रेडमार्क है, तो हर कोई वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर कॉपीराइट ब्लेम आ जाएगा, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों कर रहे हो, अगर करना ही है तो परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है, वो एक्शंस मतलब वो स्टाइल। लेकिन ये ट्रेडमार्क जो है ना वो आप परमिशन लेके नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ब्रांड एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही ब्रांड होना चाहिए। जब ब्रांडे का दो चार हो जाएगा तो हो गया ब्रांड, फिर नाम क्या चीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का दो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। पहली बात ये, मार्केटिंग वैसा होना चाहिए जिससे जो है ना आपका बोला गया है क्रिएशन ऑफ डिमांड। बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन देयर आर कस्टमर विलिंग टू बाय। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं जो हम भी बिजनेसमैन बनेंगे और हम भी जो है ना एक छोटा मोटा दुकान डाल देंगे, चाय का बिजनेस, गोलगप्पा का बिजनेस, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा चलेगा। अरे भैया पहले ये देखो, क्या आप जो जिस तरीके से आपने मार्केटिंग बनाने का सोच रखा है, क्या वहां पे मार्केट में कस्टमर विल पावर है उसके पास खरीदने के लिए, क्या वहां पे मार्केटिंग के लिए कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कस्टमर अवेलेबल है तो वहां पे विल पावर भी होगा और उसको परचेज कर ही सकता है। द फर्स्ट पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पहले देखो मार्केटिंग हम लोग उसी कह सकते हैं जहां पे डिमांड हो, और जहां पे डिमांड होगा ना, और आप एक बिजनेसमैन वहां पे अगर यूज अपने आप को बिजनेसमैन की तरह वहां पर अगर जाते हो, उस डिमांड को सप्लाई के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हो तो आपका बिजनेस चलेगा, है कि नहीं है। तो बिजनेस अगर वहां पे लगा जहां पे देखो कस्टमर का सबसे ज्यादा रनिंग क्या है, ठीक है ना, उस रनिंग को समझो और कस्टमर के जो है ना जो डिमांड है, ठीक है ना, उसके बारे में समझो। अगर डिमांड समझ गया, रनिंग समझ गया, तो वहां पे जाके तुम बिजनेस कर सकते हो, 100% बिजनेस चलेगा। अब क्या होता है ना, बिजनेस का रनिंग जगह दिखता ही नहीं, कहीं पे भी दुकान डाल देते हैं, कहीं भी ऑफिस डाल देते हैं, फिर बोलते हैं मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। अरे भैया पहले रनिंग देखो, उसके बाद पोजीशन देखो, एरिया देखो, है ना, किस एरिया में किस पोजीशन पे कहाँ पे रनिंग है, तो वहां पे भी बिजनेस चलेगा ना। वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं पहले से।
नेक्स्ट बातें बोला गया है मार्केट शेयर, तो एवरी बिजनेस फर्म सीक्स टू हैव द रीजनेबल शेयर ऑफ द टोटल डिमांड और कॉम्पिटिटिव market aggressive selling effort are necessary to make प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पॉपुलर। ठीक है, तो ये मार्केट शेयर तो हम लोग समझ में आता है, जो जहां पे लार्ज नंबर पे बायर और सेलर्स की बातें चलता है शेयर्स मार्केट की, है ना। तो बोला गया यहाँ पे जो राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का जो दो ऑब्जेक्टिव बोला गया, पहला तो क्रिएशन ऑफ डिमांड और दूसरा मार्केट शेयर। ठीक है ना, जिससे इसके वैल्यूएशन सही तरीके से एग्रेसिव सेलिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसी का, स्टेट एनी टू डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखो मार्केटिंग अलग बातें होता है और सेलिंग अलग बातें होता है बच्चा। मार्केटिंग किसको कह सकते हैं, जब फोकस ऑन कस्टमर को नीड्स, है ना। मार्केटिंग हम उसको कहते हैं जहां पे मेरा फोकस रहता है आखिर कस्टमर की आवश्यकता क्या है, कस्टमर का नीड्स क्या है, हम उसी तरीके का बातें करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर सेलिंग में बातें करें तो फोकस ऑन सेलर नीड्स, सेलर की क्या जरूरत है, जो बेचेगा सामान उसको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, उसके नीड्स को अगर फुलफिल कर दें तो हो जाएगा सेलिंग। उसी तरीके से अगर मार्केटिंग में अगर दूसरी बात अगर के बच्चा बोले कस्टमर एंजॉय सुप्रीम इंपोर्टेंस, कस्टमर को हमेशा सुप्रीम समझो। अगर कस्टमर अगर अपने आप में सुप्रीम अगर बन गया, समझ गया ना, तो आपका अगर कहा जाए तो मार्केटिंग अच्छा से होगा, आपका मार्केटिंग अच्छा से होगा। बात एक सिंपल से बता देते हैं, अगर मान लो मैं जो भी वीडियो बना के आपको देता हूं, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तभी तो मेरा वीडियो चल सकता है। अब अगर अच्छा नहीं लगेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मेरा मार्केटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए कस्टमर मतलब हम ये कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसमें वो अपने आप को, मैं क्या समझूंगा उन लोगों को, वो मेरे सुप्रीम है। ठीक है ना, क्योंकि उनके वजह से ही अगर कहा जाए ये वीडियो चल रहा है। उसी तरीके से मार्केटिंग में भी कस्टमर को आपको सुप्रीम समझना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। बहुत लोगों के पास ऐसे बिजनेस में हम देखे एटीट्यूड से भरा पड़ा रहता है ना, बोलेगा नहीं मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। ऐसे नहीं होगा भैया, आपको कस्टमर के नीड को समझना पड़ेगा, आपको कस्टमर को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते हो तो आपका बिजनेस लंबा समय तक नहीं चल सकता। अगर आपको लंबा सफर तय करना है तो कस्टमर से प्यार से अच्छाई के साथ बात करो और उसको एक सुप्रीम समझो। ठीक है। सेलिंग की अगर बात करें, बोला कि प्रोडक्ट एंजॉय सुप्रीम इंपोर्टेंस, यहाँ पे प्रोडक्ट को ये है ना अपने आप को सुप्रीम समझता है, यहाँ पे कस्टमर को, यहाँ पे प्रोडक्ट को। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 21 बोलेगा व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट हम लोग किसको कह सकते हैं बच्चा, देखो ये है बैंक। अब बैंक की अगर बातें कर रहे हैं तो बोला गया यहाँ पे रेपो रेट के लिए कमर्शियल बैंक आस्क्स टू सर्टेन इंटरेस्ट ऑन द फंड्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक्स, रेपो रेट लेगा कमर्शियल बैंक। देखो ये कमर्शियल बैंक और ये क्या है, सेंट्रल बैंक आरबीआई, है ना। हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई। अब आरबीआई अगर कहा जाए तो यहां पे इसको लोन देगा। कमर्शियल बैंक नीड शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब किसको लोन की जरूरत पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। जब अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म अगर लोन लेने की अगर जरूरत पड़ता है तो उस केस में क्या करेगा, कमर्शियल बैंक इसको पैसा देगा। किसको देगा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक किसको पैसा देगा, कमर्शियल बैंक को, है ना। अब जैसे ये सेंट्रल बैंक जो है ना कमर्शियल बैंक को पैसा दिया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो पे करेगा रुपया या इंटरेस्ट वो रेपो रेट के हिसाब से करेगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो आप इतना समझ सकते हो, जो कमर्शियल बैंक पे रेट रेपो रेट ऑन द फंड्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक नॉन एज द एडजस्ट ऑफ द कमर्शियल लोन टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, सॉरी हाँ इंडिविजुअल्स कस्टमर। कहने मतलब ये और सिंपल भाषा में ये समझाएं, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन लिया, तो आरबीआई जिस रेट से अगर मान लीजिए लोन को इकट्ठा कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक जिस रेट से पैसा जो है ना सेंट्रल बैंक को दे रहा है वही क्या हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। बाकी बात जो अगर बात कहा जाए सेंट्रल बैंक वाले जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक से थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर बातें करें पैसा लेते हैं या देते हैं है ना। सेंट्रल बैंक किसको पैसा देते हैं,
कमर्शियल बैंक। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो हम लोग जैसे कस्टमर को इंडिविजुअल के हिसाब से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट, और ये सिर्फ हो जाएगा बैंक रेट। ठीक है, आगे देख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन जरूर हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTCEI। देख लो बच्चा, यहां बोला गया द फुल फॉर्म ऑफ OTC इज द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज माध्यम होता है जिसका अगर बात करें स्मॉल और मीडियम साइज के कंपनी जो है ना इसमें कैपिटल को रेज करते हैं, ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटीज को फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसमें खासकर देखा जाए अनलिस्टेड कंपनी टू एक्सेस कैपिटल्स होता है मार्केट में थ्रू इट हैज सिंस डीऑर्गेनाइज्ड बाय सेबी। तो सेबी के अंदर में ही इसको डीऑर्गेनाइज कर दिया गया, ऑर्गेनाइज नहीं, डी ऑर्गेनाइज है ना। तो हम कह सकते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, स्मॉल एक्सचेंज का स्मॉल मीडियम कैप बोल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है वो एक तरीके से कैपिटल को रेज करता है, बस इतनी सी बात। बाकी तरफ से तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 23 नंबर, स्टेट एनी टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बोला कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी ऑन द पैरोल ऑफ फर्म। द पैरोल का मतलब ये पहले से ही वो काम पे है, ठीक है ना। इट आल्सो इंक्लूड्स अ फॉर्मर एम्प्लॉयज हु हैव रिक्रूटेड टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। सो रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज इज डन टू फिल अ वैकेंसी थ्रू द प्रमोशंस रीहायरिंग। देखो यहाँ पे सिंपल सा भाषा में कह रहा है, मार्केट गिर जाता, सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है जो यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। मान लो पहले से कोई कंपनी है, हम वैकेंसी डाले हैं, लेकिन हमको बाहर के लोग काम पे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, कंपनी के अंदर में जो भी काम कर रहा है उसमें हम क्या करेंगे, जो लोग हैं उसको हम या तो रीहायरिंग कर लेंगे, ठीक है ना, या उसका पोजीशन चेंज कर देंगे या डबल शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो विद इन द अगर कंपनी में ट्रांसफरिंग अगर हो रहा है या रीहायरिंग हो रहा है या उसका प्रमोशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि व्हाट इज टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी का मतलब यही हुआ जो टाइम स्टॉप वॉच लगा दो, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, तो कोई टाइम फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम को लगाते हुए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वही होता है आपका टाइम स्टडी, है ना। सो बोला गया पे टाइम स्टडी इज द टाइम स्टडी इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक होता है वेयर अ ट्रेंड ऑब्जर्वर यूज अ स्टॉप वॉच। देखो स्टॉप वॉच या सॉफ्टवेयर यूज करेगा टू डायरेक्टेड वॉच एंड रिकॉर्ड द टाइम इट। सो टेक फॉर द क्वालिफाइड वर्कर टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब। बात तो सही है, आजकल अगर आ जाए तो स्टॉप वॉच के हिसाब से कौन वर्कर कितना तेजी से काम चला रहा है या नहीं कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो यही होता है टाइम स्टडी। इसलिए आप क्या समझ सकते हो, मतलब टाइम देख के जो चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा, चाहे वो कोई भी काम हो या पढ़ाई हो, लिखाई, कुछ भी चीज हो, तो वही होता है टाइम स्टडी मोशन। ठीक है, टाइम स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस मैनेजिंग योर मनी एंड एक्सेस टू अचीव योर लाइफ। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग से आप यही समझते हो बच्चों, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है जहां पे अपने फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए आप प्लान बनाते हो और उसके बाद अपने जीवन यापन के लिए सही तरीके से अगर कहा जाए तो आप एक गोल अचीव करते हो उस फाइनेंशियल के हिसाब से, और फाइनेंशियल जो होगा वो आपके फ्यूचर्स को सिक्योर कर देगा। इट इज एन ऑनगोइंग डायनेमिक प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग योर करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट and creating a strategy to reach them through the proper budgeting, saving, investing, risk management। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है सही में फाइनेंशियल प्लानिंग सही होना चाहिए, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल जो है ना सही नहीं है, कमाएगा 15,000 खर्चा करेगा 30,000, ठीक है ना, काम चलाएगा EMI पे, ठीक है ना, काम चलाएगा कार्ड पे, है ना, क्योंकि सैलरी आने से पहले उसका बुक रहता है जो मुझे कहाँ पे घूमने जाना है, मुझे कौन सा सामान लेना है कि नहीं। और हाँ देखिए, लोन लेना या कार्ड पे काम चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो काम अगर आपके फायदा के लिए है तो वो अच्छी बात है ना, जिससे आपको कोई इनकम अगर जनरेट अगर हो तो वैसा आप लोन ले सकते हो, वैसा आप फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो खासकर
फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए होता है, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो कवर हो सके, सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो, उस पर कंट्रोल, खासकर बिजनेस वालों के लिए बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी बात जो बिजनेस वाले हैं खासकर पूछ रहा है यहाँ पे जो व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग, बाकी आप अपने रियल लाइफ से भी इसको एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो। जो अगर आप मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से करते हो तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर्स बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट में अगर कहा जाए तो आप एक तरीके से स्ट्रांग रहोगे, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है रुपए पैसे के हिसाब से तो वहां पे आप गिरो मत या मांगो मत, ठीक है, अपने दम पे खड़ा रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला गया पे व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एक्सेप्शंस। तो बात तो सही, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है ना। हर एक जगह पे अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ जगह है वैसे अपवाद में चल जाता है कि नहीं बच्चों। तो बोला यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ए मैनेजमेंट सिस्टम वेयर बिजनेस रिजल्ट आर कंपेयर against planned result with the intervention only when the deviations occur। तो देखो यहाँ बोला कि कुछ जगह पे प्लान बनाते हैं कुछ और, ठीक है ना, हो जाता है कुछ और, मैनेजमेंट सोचता है कुछ और लेकिन उससे बेटर हो जाता है, मतलब वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे वो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो एक देश में आप बैठे हो, ठीक है ना, एक सिस्टम पे बैठे हो, एक कंप्यूटर पे बैठे हो, अब पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में अगर आप बिजनेस अगर चला रहे हो तो आप एक ग्लोबलाइजेशन की काम कर रहे हो, ठीक है ना। बस सिंपल भाषा में जो कोई भी ऐसा इंसान बिजनेसमैन जो एक ही जगह पर बैठे बैठे अपने पूरे दुनिया में अगर बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है तो वो एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो एक एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की तरह से वो काम कर रहा है। चाहे वो रिलायंस की बातें करो, टाटा की बातें करो, या ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आपका कहा जाए तो ग्लोबल लेवल पे पूरे तरीके से काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे एमएनसी सबसे ज्यादा काम करता है, किस पे, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या होता है बच्चों, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके क्या कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे देख लो बोला ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरपेंडेंस, है ना, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द होल इकोनॉमिक कल्चर पॉपुलेशंस ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर। द क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में आप जा सकते हो ट्रेड करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज के लिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को के बारे में लोगों के बीच में जा सकते हो, या लोगों को भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वर्कफोर्स बढ़ा दो ना, एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें जो लिखा हुआ है ये है ग्लोबलाइजेशन की बातें। तो ग्लोबलाइजेशन एक कहा जाए तो आजकल की दुनिया में सबसे नंबर 1 अगर कहा जाए बिजनेस का जो एक ही है जो नहीं मुझे नेशनल नहीं इंटरनेशनल बिजनेस करना है ना। एक तो होता है लोकल लेवल के मार्केटिंग करना या बिजनेस करना, जो आप कुछ खास जगह पे काम कर सकते हो, किसी स्टेट वाइज, है ना, आप बिहार में होते बिहार के हिसाब से काम कर सकते हो, तो वो एक हुआ लोकल लेवल पे काम करना। एक होता है नेशनल लेवल, मतलब आप सिर्फ क्या बिहार में ही नहीं, भारत के जितने भी राज्य हैं सब राज्य में जाके अपना बिजनेस कर रहे हो तो वो हो जाएगा नेशनल। लेकिन वही आपको नहीं, सिर्फ हम इंडिया में ही बिजनेस क्यों करें, मुझे पूरे विश्व में जो है ना अपना एक बिजनेस का ब्रांच खोलने हैं, एक हेड ऑफिस खोलने हैं, या आप कह सकते हैं फैक्ट्री डालना है, इंडस्ट्री डालना है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन के तहत आपका बिजनेस चल रहा है वही होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जिसको कहेंगे इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर यहीं पे है, बोला गया राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे 2 मुख्य उद्देश्य क्या है और आर्थिक नीति का, तो देख सकते हैं यहाँ पे वैसे बहुत सारे नीति होता है। पहला बोला गया टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ, पहली बात। दूसरी कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, रिड्यूस करना बेरोजगारी को कमी लाना, और स्टेबलाइज द इकोनॉमी। वैसे आपसे पूछे मैंने 2, लेकिन यहाँ पे जवाब जो है ना 4 मैंने लिखा है। एक तो इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा, दूसरी बात इन कंट्रोल इन्फ्लेशन होगा, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और स्टेबलाइज कर देगा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से सही ढंग से चलाएगा। यही तो मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, जो कि 1990 अगर बातें करें
वन में बनाया गया था, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी की बातें करें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थिंक बनाया गया था। जिससे क्या हुआ, इससे यही हुआ, जब हम लोग का देश अगर कहा जाए अंग्रेजों के हाथ में था तो उस समय का, और आजाद होने के बाद भी अगर कहा जाए तो उस समय का भी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए नया इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया, जिससे क्या हुआ, हम लोग के इंडिया का अगर कहते इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारा चेंजेस है, और अभी आप देख ही सकते हो कि किस लेवल पे इंडिया काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बोला कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट आप क्या कह सकते हो, तो टेलर बोला कि मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस वाज द डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बच्चों, टाइम एंड मोशन स्टडीज के हिसाब से उन्होंने काम किया, विच इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड बोला गया मेजरमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस के हिसाब से। तो ये हमेशा ध्यान रखना, टाइम एंड मोशन स्टडीज है ना, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इन्होंने मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का दो मुख्य जो है ना बुरा बात बताओ, हानि बताओ, क्या हो सकता है। तो पहली बात ये, डिफिकल्ट इन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एस्पेक्ट लाइक मोरल। तो देखो पहली बात बोला गया कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो होता है एक डिफिकल्ट काम होता है ना। अब मान लो आप एक मैनेजर हो, आप बहुत सारे वर्कर को जो है ना आप अपने अंदर में काम करा रहे हो, अब जरूरी थोड़ी है सारे के सारे वर्कर आपका बात सुनिए जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे मॉरलिटी अगर देखा जाए बहुत डिफिकल्ट होता है कि स्टैंडर्ड है ना मैकेनिज्म को सेट करना। दूसरी बात बोला गया रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, वो तो मैंने अभी बताया, जो आपसे खास कर मैनेजमेंट से सारे के सारे अगर एम्प्लॉय अगर सुन जाए वो तो नामुमकिन है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय मतलब वहां पे एक विरोधाभास हो जाता है, जो एम्प्लॉय जो बातें कर रहा है, ठीक है ना, आप मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने कोई रूल रेगुलेशन निकाल दिया, बाकी पता चला एम्प्लॉय के नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो ये लिमिटेशंस में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन है, लेकिन आपसे मैंने दो पूछा इसलिए दो का इसमें जवाब है। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया स्टेट टू एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। आप अगर 12th क्लास में हो तो अभी भी आप ट्रेनिंग ही कर रहे हो, आपने पहले क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, फिर 10th ऐसे करके जो है ना जंप नहीं, मतलब रेगुलर में आपने अलग अलग क्लासेस करके यहाँ तक पहुंचा। तो हर एक क्लास में आपने क्या करा, एक ट्रेनिंग करा, ठीक है ना। आप ट्रेनिंग करा तो आप यहाँ पे 12th क्लास में ट्रेनिंग ले रहे हो, वही ट्रेनिंग से आपका एग्जामिनेशन होगा। जो आपने ट्रेनिंग के दौरान, आपने पढ़ाई करते हुए ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या सीखा, ठीक है ना, उसी का क्या होगा आपका एग्जामिनेशन, है ना। तो यही तो ट्रेनिंग। लेकिन आप बताओ बच्चा, जब आप 11th क्लास में थे तो आपका नॉलेज क्या था, उससे फिर पहले जाओ 10th में थे तो आपका नॉलेज क्या था, फिर 9th में जाओ, 8th में जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से पीछे चले जाओ और देखो जो आपका नॉलेज पहले से और अभी के कंपेयर करो कितना इनहेंस हुआ है। मतलब ये हुआ ट्रेनिंग करने से नॉलेज स्किल बढ़ता है ना। तो आपका नॉलेज पहले के कंपेयर में अब अच्छा हो गया होगा, क्योंकि ऐसा क्या है ना, पहले जो क्वेश्चंस आपको 5वां 6ठा क्लास में जो हिसाब, जोड़ घटाव या फ्रैक्शंस, इंटीजर जो भी है, उसमें आपको जो नहीं आ रहा होगा वो अभी जब आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको आ रहा है, क्योंकि बिकॉज आप क्या कह सकते हैं, आपका ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हो रहा है, हो चुका है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं। तो जस्ट वही होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के एडवांटेज यहाँ पे बहुत सारे हैं। इसमें बोला गया है ट्रेनिंग आर इंक्रीज एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, स्किल इनहेंसमेंट होता है, स्किल बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है कि नहीं। तो यही तो होता है ट्रेनिंग। बात समझ में आ गया। चलिए आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब बोला गया टेम्पररी या परमानेंट डिस्चार्ज ऑफ वर्कर या वर्कर्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्क। मतलब ले ऑफ तब माना जाएगा जब कोई काम ही नहीं रहेगा कुछ समय के लिए, जब कोई मार्केट में कोई काम नहीं है कुछ समय के लिए, उसको आप कह दोगे ले ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो ले ऑफ क्या होता है, या तो वर्कर या वर्कर्स बिकॉज ऑफ, या तो परमानेंट या टेम्पररी तरीके से डिस्चार्ज ऑफ वर्क हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ वर्क हो जाता है, उसी को बोलते हैं ले ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर बातें करें बच्चा, तो ऐसे बहुत सारे आजकल अगर देखा जाए जो काम होते हैं, जो जॉब करते हुए अपने आप को ट्रेनिंग लेता है ना, काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, है ना। तो वही होता है, जैसा होता है नहीं हम काम करते करते सीख जाएं, बहुत ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो ऐसा ही करते हैं, जो काम पहले पकड़ेंगे फ्रेशर के रूप में और फिर वो काम करते करते अपने आप को ट्रेंड भी हो रहे हैं, उनसे पैसा भी ले रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं ना। तो वही तो होता है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एम्प्लॉयज आर फेमिलियराइज्ड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट दे विल बिकम पार्ट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चों, व्हाट आर द सेमेटिक या सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। The semantic barrier to communications are abstract बोला गया impediments to communication that distort the sent of message in way of that are not intent making difficult to understand। ठीक है, मतलब ये बोला गया semantic barriers of communications क्या हो सकता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ये एक ऐसा बैरियर होता है जो मान लेते हैं या सोच लेते हैं, इंटेंशन नहीं है लेकिन वो इंटेंट हो जाता है। कहने मतलब ये हुआ हम बोलना चाह रहे कुछ और, बुला जा रहा है कुछ और, बोलते कुछ और है, सामने वाले को समझ में आता है कुछ और, तो ये बैरियर में चला जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो मैसेज मैंने भेजा कुछ और, है ना, अब वहां पे अपने टोन के हिसाब से समझ रहा है कुछ और, तो वहां पे बैरियर हो गया। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट्स ओके, अब हो सकता है सामने वाला बंदा ये भी हो सकता है ये सोच के चले नहीं गुस्सा में बोल रहा है इट्स ओके, अब बोल रहे हैं बाय, कोई गुस्सा में बोल रहे हैं अरे भाई कुछ नॉर्मल भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे ही है डिस्टॉर्ट ऑफ द सेंड मैसेज इन वे ऑफ दैट नॉट इंटेंट मेकिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने में। अच्छा आप ये भी कह सकते हो सिमेंटिक एक होता है सिंबॉलिक तरीके से, ठीक है ना, आजकल इमोजी आ गया है ना, इमोजी के हिसाब से भेजते कुछ और है, सामने वाला बंदा समझता कुछ और है, तो ऐसे भी कम्युनिकेशंस का बैरियर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिफाइन मोटिवेशन। तो मोटिवेशंस क्या होते हैं बच्चों, तो मोटिवेशन इंटरनल बोला गया एक्सटर्नल फोर्स नीड एंड डिजायर दैट activate direct and sustains goal oriented to behavior acting as the why behind actions from the simple act like eating complex life goals involving elements like activations persistency and intensity। कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ मोटिवेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल एक तरीके से फोर्सेस होते हैं जहां पे डिजायर, लाइफ में हर एक बच्चे को अपना एक डिजायर सेट करना जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर जो बच्चे अगर मान लीजिए 12th क्लास के हिसाब से अपने आप को डिजायर फिक्स नहीं किए, मुझे इतना या एम फिक्स नहीं किए, की बात हुआ जो आप मुझे इतना स्कोर करने, मुझे इतना मार्क्स लाने, अगर जिनके दिमाग में ये अगर नहीं चल रहा है वो समझ जाओ वो कुछ नहीं करने वाले आगे। अब कुछ नहीं सर पास हो जाएंगे ना वही काफी, तो आपका गलत है सोच है। अगर आप पहले ही अगर सोच रखो जो मुझे इतना परसेंटेज अगर मुझे चाहिए 100 चाहिए 90 चाहिए, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशंस मिलते रहेगा। अगर आप इंटरनली अगर कहा जाए जो आपको नीड होगा, जब आपको डिजायर होगा, अगर आप 90% अगर सोच रहे हो या 100% सोच रहे हो तो आपको नीड है, और जब वो आपका नीड है ना तो उस डिजायर को पूरा करने के लिए आप किसी तरीके से किसी हद तक अगर कहा जाए तो आप उसको हासिल करने के लिए लग सकते हो, है कि नहीं। तो इस सबसे पहली बात ये होना चाहिए, तो वही होता है मोटिवेशन। और वो तो मैंने बता ही दिया, मोटिवेशन खास कर क्या होता है इंटरनली जो है एक ऐसा सेगमेंट्स होते हैं जहां पे अपने आप आना चाहिए, किसी के दूसरे पे कहने पे नहीं आना चाहिए, खुद पे आना चाहिए, खुद पे तरस आने चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कैसे नाम कमाने, कैसे अपना ब्रांड बनाना है, अगर ये खुद को अगर सोचोगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगा, बाकी बात आप लोग के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 36 नंबर, हाउ डज अ सुपरवाइजर्स एक्ट अ लिंकिंग ऑफ पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑपरेटिव्स। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे हाउ डज सुपरवाइजर्स एक्ट ऑफ अ लिंकिंग पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑपरेटिव्स। देखो जो सुपरवाइजर्स होता है वो एक तरीके से मैनेजमेंट ही होता है ना। अब वो एक तरीके से जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा उससे वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें पिनअप यही है, बोल सकते हैं सुपरवाइजर प्ले द रोल ऑफ लिंकिंग पिन एज द कम्युनिकेशंस प्लान पॉलिसी डिसीजन और स्ट्रेटजी
of management to the subordinates and complaints, grievance and the suggestion of subordinates to the management। इस सारे जो चीज है ना पिनअप रहता है। जो सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर क्या करेगा, इस सारे बात को पिनअप करके रखेगा किसके लिए, जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होगा उसके लिए। तो भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बारे में बातें चल रहा है, इसमें क्या क्या मुझे करना है नहीं करना है, सजेशंस हो, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट्स हो, पॉलिसी हो, डिसीजन हो, सब एक तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए सुपरवाइजर के तहत टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, तो जो कि एक पिनअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। ये तो अच्छी क्वेश्चन है, बाकी बहुत बार मैंने समझा दिया है। बोला कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस दैट एंटेल्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द डिजायर्ड आउटकम। तो डिजायर्ड आउटकम्स को हासिल करने के लिए मुझे कंट्रोलिंग की जरूरत है। जैसे देखो आजकल जो है ना बच्चों लोगों में कंट्रोलिंग पावर नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका खासकर मकसद होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, लेकिन क्या वीडियो चलते चल, या तो कोई बच्चे ऐसे करते हैं वीडियो को फास्ट चला देते हैं, है ना, या तो क्या करते हैं बस थोड़ा सा चला दिए, या तो इसके स्क्रॉल कर दिए, है ना, मतलब फोकस बिल्कुल नहीं है स्टडी में। उसको लगता है क्या मतलब बकवास चल रहा है ये सब, चलो क्वेश्चन बता दो सर, बस एग्जाम में आ जाए उसको लिख दे काफी है। तो भैया आप ट्रेनिंग थोड़ी ले रहे हो, पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो किसी तरीके उसका जवाब मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, उसका जवाब मिल जाए, जाके लिख दे, जैसे तैसे पास करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का होता है। लेकिन वही अगर बात करें तो अगर कंट्रोलिंग अगर खुद में हो, जो नहीं मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मुझे इसके लिए जो चीज करना है वो करेंगे, एक कंट्रोलिंग पावर जो है ना अपने आप पे बहुत, जो खुद पे अगर कंट्रोलिंग जिसको बोल सकते हैं, जो खुद पे अगर विजय हासिल कर लिया या कंट्रोलिंग कर लिया ना, तो सबसे बड़ा जो है ना इंसान वही होता है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे लोगों के अगर देखा जाए खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे अगर बातें करें मीडिया है जिसके हिसाब से जो है ना वो आराम से लगे हो रहते हैं, कभी 2 मिनट का वीडियो, कभी शॉर्ट वीडियो। अरे भैया जिंदगी जब शॉर्ट रहेगा तब ना शॉर्ट वीडियो देखोगे। आप जिंदगी को चाहते हो भाई थोड़ा अच्छे तरीके से लंबा चलाएं, है ना, उसके हिसाब से हम अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ चलाएं, तो शॉर्ट से क्या चलेगा, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा हर एक चीज को ना। तो शॉर्ट से कुछ नहीं होने वाला बच्चा होता है, वो सिर्फ एक वर्ड का चीजें है, आपको अच्छे तरीके से कोई चीज है ना शॉर्टकट नहीं होता, इतना समझो। कोई भी चीज है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हम ज्यादा यहाँ पे प्रवचन देने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये कंट्रोलिंग की बातें चला था। कंट्रोलिंग में बोला गया है कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे इंटेल्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए वहां पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते करते हैं, उसके पास इच्छा शक्ति है, काम करता है, लेकिन अगल बगल के जो लोग होते हैं ना उसको काम करने नहीं देता है, या उस पर खुद पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ज्यादा इसमें नहीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया स्टेट टू फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पे सेवरल बोला गया फैक्टर है वैसे वर्किंग कैपिटल का, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस है वो भी एक फैक्टर है। दूसरी बात ऑपरेटिंग साइकिल, किस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं बिजनेस को, वो भी एक फैक्टर है। अब बाकी बात तीसरा भी पॉइंट लिखा हुआ है सीजनिटी ऑफ ऑपरेशन, आप किस सीजन में कौन सा काम करना चाहते हो, वो भी एक फैक्टर होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग। तो कैपिटल गियरिंग अगर कहा जाए बच्चा, सिंपल से भाषा में ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी के ऊपर कितना का कर्ज है या कर्ज ले सकता है, वही होता है कैपिटल गियरिंग। बोला कि गियरिंग इज द अमाउंट ऑफ डेब्ट इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी कैपिटल, किसके प्रोपोर्शंस में, तो इक्विटी कैपिटल के प्रोपोर्शंस में अगर कहा जाए तो जो भी अगर उसका डेब्ट है दैट ए कंपनी यूजेज फंड, और उसके एवज में जो फंड यूज कर रहा है इट ऑपरेशन काम को चलाने के लिए, तो वही क्या होगा, कैपिटल गियरिंग होगा। मतलब ये सिंपल से भाषा में कहा जाए तो मान लीजिए कोई कंपनी का कोई मालिक है, उसका इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, और उस 5 लाख के प्रपोर्शंस में अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए अगर कर्जा ले लिया तो बना 5 लाख इज टू 3 लाख, ठीक है ना। ये इसका अगर प्रोपोर्शनली या रेशियो बोला जाएगा, है ना, तो हम कह सकते हैं जो इक्विटी कैपिटल होगा उसके एवज में आपने कितना का लोन लिया है बिजनेस को चलाने के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको निकालना पड़ता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको बस यही समझना है, जिससे जो है ना फाइनेंशियली बोला गया यहाँ पे जो डेप्ट कम है या ज्यादा है उसका रेशियो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो 5 लाख आपके पास है इक्विटी कैपिटल्स है, लेकिन आप 10 लाख का अगर लोन ले रहे हो तो कर्ज आपका ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे यही हो जाएगा कैपिटल गियरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राइट द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट का जो एग्जांपल्स है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को जब अकाउंटेंसी के बारे में बात बताया गया, समझाया गया, तो उसमें अच्छे तरीके से मालूम होगा। जो करंट एसेट हम लोग बोलते हैं, जो खासकर विद इन द 1 ईयर या शॉर्ट टर्म में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, लिक्विडेशन उसका हो सके, ठीक है ना। So examples of current asset are cash, accounts, receivable, inventory, cash equivalent, prepaid expenses, marketable securities, short-term investment and supplies। यही सब क्या होता है, करंट एसेट होता है। अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा है। जिनको अगर अकाउंटेंसी अगर समझ में आ गया होगा ना, तो बिजनेस स्टडीज अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि 41 नंबर, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट आर। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करेंगे, सर मुझे बिजनेस स्टडी ये समझ में आया है, अभी मुझे अकाउंटेंसी समझ में नहीं है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे लोग भागते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं करना भैया। अगर आपको आगे चल के मान लो ग्रेजुएशन करना है कॉमर्स से, अकाउंटेंसी से, या आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, ऐसा जो भी मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे ढंग से। 12th तक किसी तरीके से पास कर सकते हो, मान लेते हैं। लेकिन आपको सीए सीएस की अगर बातें करें, बैंकिंग सेक्टर में बातें करें, कहीं भी अगर जाना होगा, तो आपको अच्छे ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको वो चीजें आना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आपको बात समझ में आ गया, करंट एसेट क्या होता है। आगे बोला गया व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट अच्छे से ध्यान सुनना। आजकल जो है ना, बहुत सारे बच्चों को बस यही लत लगा हुआ है, सर हमको भी जो है ना शेयर मार्केट में पैसे लगाने। ठीक है, तो बोला यहाँ पे व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। बोला ये लॉन्ग टर्म चलता है, पहली बात ये मनी मार्केट नहीं है, कैपिटल मार्केट है। बोला द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट आर द प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटी आर इश्यूड लाइक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, फॉर कंपनीज, मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया, फॉर कंपनीज टू राइज फ्रेश कैपिटल, जहां फ्रेश कैपिटल को जो है ना लगाया जाता है। एंड सेकेंडरी मार्केट में वेयर ऑलरेडी इशू होता है, मैंने अभी बताया था सेकेंडरी मार्केट के बारे में। ये प्राइमरी मार्केट में आ जाएगा कैपिटल मार्केट, जहां पे फ्रेश, ठीक है ना। जहां प्राइमरी मार्केट क्या होता है, याद रखो। सेकेंडरी मार्केट के बारे में मैंने कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने बताया था। अब ये प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटी आर इशू लाइक आईपीओ फॉर कंपनीज टू रेज फ्रेश कैपिटल, एंड यहां तक समझ में आ गया। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पे ऑलरेडी पहले से मार्केट में शेयर्स है, ऑलरेडी जो है ना वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड आर द ट्रेड अमॉन्ग इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडिंग लिक्विडेशंस। तो यहाँ पे यही है। अगर बातें कहा जाए, कैपिटल मार्केट में दो तरीके का मार्केट आएगा, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बोला गया आईपीओ फ्रेश लॉन्च होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे पब्लिक लोग को ऑफर दिया जाता है, भाई मेरे बिजनेस में आप मेरे बिजनेस का शेयर लो, मैं आपको प्रॉफिट लेके दूंगा। ठीक है, और वही अगर सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, पहले से जो शेयर ले चुका है या इसका इशू हो चुका है, और फिर से वही परचेज सेल कर रहा है, तो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why NSEI is known as a model exchange? ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मॉडल या नेशनल वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड फेयरनेस इन द कैपिटल मार्केट्स, व्हिच अदर एक्सचेंज देन एमुलेटेड, मेकिंग इन द बोला गया आइडियल टेम्पलेट फॉर द मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे बात है, आपको बच्चा समझ में आ गया, एनएसई जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया का, जिसमें अगर कहा जाए ये ऑटोमेटेड होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप भी कोई ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस करो। ठीक है ना, इंट्राडे करो या आपको लॉन्ग डे करना है, ठीक है ना। तो हमेशा हम कहेंगे इंट्राडे मत करो, हमेशा लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, आप स्टॉक्स लो, उसको शेयर करो, शेयर बोलते हैं मतलब शेयर लो और उसको परचेज करो, सेल करो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जैसे अगर बातें कहा जाए, बहुत सारी इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में आपको ध्यान से अच्छे तरीके से पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप इंट्राडे कर सकते हो। अन्यथा बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, सबसे अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा अभी के लिए, अगर जो बच्चे 12th क्लास के हिसाब से सोच रहा है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज से या स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्केटर यहाँ पे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, और वो भी सीखने के लिए आप चाहो तो पेपर वर्क, पेपर पे पहले जो है ना परचेज सेल करना सीखो, उसके बाद आप जो है ना पैसा लगाओ। मेरा तो यही सजेशन रहेगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। बोले कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शंस क्या है? जैसे कि मैंने अभी बात बताया, द स्टॉक मार्केट इज द एरिया वेयर कंपनीज रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, इन्वेस्टर्स कैन बी सेल दोज शेयर्स, इट अलाउ फॉर द ट्रेडिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ स्टेक्स एंड बिजनेस, सो हेल्पिंग एस्टैब्लिश शेयर प्राइसेस थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड प्रोसेस नोन एज प्राइस डिस्कवरी। तो बातें यहाँ पे यही है, जो ट्रेडिंग कर सकते हो, ओनरशिप स्टेक होल्डर बन सकते हो, ठीक है ना, यही होता है आपका फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एडवर्टाइजमेंट इज सोशल वेस्टेज। हाँ देखो, हर एक एडवर्टाइजमेंट अगर कहा जाए सोशल वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कहा जाए तो सोशल वेस्टेज होता है। उसका मेन कारण ये है, जो स्टीम्स फॉर द प्रिस्क्रिप्टिव दैट द रिसोर्सेज एंड एफर्ट पुट इनटू द एडवर्टाइजिंग डू नॉट क्रिएट जेन्युइन वैल्यू ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं, 100% श्योरिटी के साथ नहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिकली अगर देखा जाए, पब्लिक के लिए अगर खास कर देखा जाए, वो सोशल वेस्टेज माना जाता है, क्योंकि उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला तो है नहीं। तो आजकल अगर देखा जाए ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो वो नेगेटिव ही जो है ना इम्पैक्ट डाल के जाता है, तो वो एक तरीके से सोशल वेस्टेज माना जाएगा वैसे एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। तो आप ये लिख लेना, जी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ये कैसी भाषा है, एडवर्टाइजमेंट इज सोशल वेस्टेज इसीलिए है क्योंकि यहाँ बोला गया ये प्रिस्क्रिप्टिव दैट आर क्रिएटिंग जेन्युइन वैल्यू ऑफ सोसाइटी एंड इट इन मेनी इन हैविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है, बहुत सारा नेगेटिव बातें रहता है या लोग सोच लेते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे सोशल वेस्टेज माना जाएगा। जहां पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो वैसे एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मार्केटिंग और सेलिंग, जो कि मैंने बात कर रखा है बच्चा, इसके लिए मैं दोबारा इस पे बात नहीं करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है ना, मैंने भी बात किया, आप लोग देख लिए होंगे। अब इसको अच्छे तरीके से चाहो तो इसको पढ़ सकते हो क्या क्या बातें बोला गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मे भी हो सकता है इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द 3 टायर ऑफ फैक्टर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो मालूम ही होगा, जो 3 तरीके से ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग बातें कर सकते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जहां 20 लाख तक की बातें कर सकते हैं। फिर बोला गया स्टेट कमीशन, जहां पे 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक की बातें कर सकते हैं, या उससे ज्यादा भी होगा देख लेना। और फिर नेशनल कमीशन से बोला गया 1 करोड़ से ज्यादा की बातें होगा, वहां पे नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। मतलब ये हुआ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बताया गया है, अगर मान लीजिए आप कोई अगर प्रोडक्ट अगर लेते हो, उसमें अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, या तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओ। अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अगर कहा जाए तो 10 लाख से या 20 लाख से अगर मान लीजिए एवरेज में है, तो या 20 लाख से ज्यादा है, करोड़ों में है, तो उसके बाद आप जा सकते हो कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास, या 20 करोड़ से अगर ज्यादा की अगर बातें चल रहा है तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, और अपना जो है वो क्या कहते हैं रिहर्सल, रिहर्सल का मतलब होता है निदान, वो अपना निदान पा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोला गया है राइट एनी 2 एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशंस। तो कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे यही 2 बोला गया एलिमेंट्स है, एक इंटरनल है, दूसरा क्या है एक्सटर्नल। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, जहां मिलजुल के अगर काम किया जाए, कोऑर्डिनेट या कोऑपरेशन होगा, वही तो कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड। देखो आजकल जो है ना बिजनेस बनाना या कंपनी चलाना बोलता है, जब हम कंपनी चला लेंगे या ऐसे नहीं चलेगा, तो बहुत लोगों को जोड़ लेंगे फिर कंपनी चलाएंगे। तो कहना मेरा ये है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अगर लोग हैं और सब लोग अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज को अगर अपना अपना अगर डायरेक्शन अगर देगा, तो कोई वर्कर आपका सही तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक कमांड चाहिए, एक बात चाहिए, ठीक है ना, जिससे जो है ना एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर सके। इसीलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड जैसे मान लीजिए टीचर का काम किया, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए एक कमांड होना, कोई अगर कहा जाए तो टीचर्स के लिए अगर कहे पर्सनली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सब बराबर होना चाहिए। हाँ भाई हमने जो कमांड दिया वर्क करने के लिए, आप वो वर्क करके दिखाओ, ठीक उसी तरीके से बिजनेस भी होता है, जो एक कमांड होना चाहिए तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये नहीं ये भी मालिक है बिजनेस का, वो भी मालिक है, तो उधर से वो बोल रहा है इधर से ये बोल रहा है, वर्कर पूरी तरीके से कंफ्यूज है, एम्प्लॉयज पूरी तरीके से कंफ्यूज है, फिर वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही था, बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड takes several forms under the principles of war, unity of command
मीन्स दैट ऑल द फोर्सेज फॉल अंडर द वन रिस्पॉन्सिबल कमांडर। तो एक जो है ना रिस्पॉन्सिबल कमांडर होना चाहिए, तभी जो है ना वो यूनिटी ऑफ कमांड में काम कर सकता है या उसके तहत कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन करना है इसको ब्रीफ में। भाई सही तो है, बोला प्लानिंग इज द मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये कंजेनेटिव एक्टिविटी होता है, संज्ञानात्मक होता है, सोच होता है, फोरसाइट फ्यूचर्स के लिए, एनालिसिस एंड जजमेंट होता है, डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, अचीविंग गोल्स एंड इन्वॉल्विंग इमेजिनेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग से उसको पूरा किया जाता है, रादर देन फिजिकल एक्शंस हो या गेस वर्क हो। इट अबाउट थिंकिंग एंड अहेड, डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी and allocating resources and mentality to guide future actions, so make it a fundamental intellectual functions of management। तो ये जो बातें इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, जो कोई भी अगर आप प्लान बना रहे हो ना, एक मेंटलिटी फिजिकली तो कह सकते हैं, लेकिन प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है, जो फ्यूचर्स के लिए है ना, प्रेजेंट के लिए कैसा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, ये सब दिमाग में चलते रहता है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैंने क्या बोला, ये एक मेंटल प्रोसेस है, क्यों है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, उसमें दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है। फ्यूचर्स के लिए प्लान बना रहे हैं ना, तो प्लान जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, इसी वजह से आपको प्लान के बारे में हमेशा सोचते रहना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो के लिए अगर बात करूं, 50 नंबर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बोला गया डेलीगेशन एंड ऑथोरिटी। देखो डेलीगेशन क्या होता है, मैंने आपको क्लासेज में बताया है ना, ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्लासेज आप चाहो तो अगर कहा जाए तो मैंने बिजनेस स्टडीज का बहुत सारे वीडियो डाला है चैप्टर वाइज, लेकिन मैंने रेफरेंस लिया है दूसरे अगर कहा जाए पीडीएफ का, दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए पीडीएफ का। तो मेरा काम बस समझाना था, ठीक है ना। बाकी बात यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनो। डेलीगेशंस की अगर बात करें, बोला कि पासिंग ऑफ सम ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट के लिए होता है डेलीगेशंस। ये हमेशा जब पास होता है, ये ऑथोरिटी से ही जाएगा, जिसके पास पावर होगा वो अपना पावर दूसरे को अगर दे देगा, डेलीगेट कर देगा, ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें, तो बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट के बीच में जो अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बच्चों, वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका अगर सेकंड पॉइंट देखें, बोला कि एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो डेलीगेशंस है वो सारे टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में चल सकता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बोला कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम चल सकता है। तीसरी बात बोला कि इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। ये सबसे ज्यादा अगर कहा जाए जो काम को जो कम करता है वो मैनेजर्स का काम करता है, लेकिन ये बोला गया इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों को, ये डाइवर्सिटी है, डिसेंट्रलाइज है ना। फिर बोला गया चौथी बात है, मैनेजमेंट एक टेक्निक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ बोला गया मैनेजमेंट एक फिलोसफी प्रोसेस है, बोलते रहो। पांचवी बात बोला कि इजी टू विड्रॉ है, इसमें जो है ना कभी हम जिसको काम सौंपते हैं उसको काम पीछे भी ले सकते हैं, मतलब उसके काम जो मैंने सौंपा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उसको वापस भी कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। इसमें बोला कि डिफिकल्ट टू विड्रॉ, इसमें जो आपने एक बार कह दिया तो हो सकता है वो सर्कुलेट हो गया, मतलब उसमें डिफिकल्ट होता है विड्रॉ करना। छठी बात बोला कि यहाँ पे लेस फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, ये उतना आजाद नहीं होता है, लेकिन ये सबसे आजाद होता है मोड अगर कहा जाए फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मैंने आपको बिजनेस स्टडीज का लगभग में और इकोनॉमिक्स का 50-50 क्वेश्चंस मैंने इंपोर्टेंट करा दिया। अब इंग्लिश में 52 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद होगा इसका हिंदी वर्जन, इसका सेम क्वेश्चंस की बातें नहीं चलेगा। यहाँ पे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश में लिखते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए अगर कहा जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, हिंदी वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हो। बस आपको क्वेश्चंस देखना है और उस क्वेश्चन पे ज्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। 100% श्योर हो जाओ क्वेश्चंस आपको इतना ही मिल जाने वाला है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना बस इतना है, इस वीडियो कर देना है शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है ना। और आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस पेपर अच्छे तरीके से अवेलेबल करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।